आप दुनिया के किसी भी गांव या शहर में रह रहे हो। आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, बगीचे थे, आज उनको काट कर उसमें कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है या कोई मॉल बना दिया गया है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। किस तरह मानव अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण का नष्ट करते जा रहा है, ये जानते हुए कि पर्यावरण मानव के लिए कितना ज़रूरी है। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट के क्या घटक हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है और मानव अपनी ज़रूरतों के लिए किस तरह पर्यावरण का नष्ट कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पर्यावरण क्या होता है। तो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं वे सभी पर्यावरण का ही हिस्सा है, चाहे वो आपके दोस्त हों या कूड़ा करकट, स्कूल, मेज, भवन, कुर्सी, टेबल, कुछ भी, रोड, कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए जो साफ हवा चाहिए वो भी हमें पर्यावरण देता है। पीने के लिए स्वच्छ पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि, ये सभी पर्यावरण ही हमें प्रदान करता है। इन सब के बावजूद मानव ही इन प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, इसमें परिवर्तन कर रहा है। कैसे कर रहा है, आइए जानते हैं। हमें कहीं भी जाने के लिए कार चाहिए। कार से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। पानी को हम पात्र में जमा करके रखते हैं और भोजन को हम बर्तनों में परोसते हैं। और अगर हमें कोई फैक्ट्री बनानी होती है तो हम भूमि पे उसको बनाते हैं। तो मानव कार, मील, कारखाना और बर्तनों का निर्माण करता है और इसी तरह मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण भी दो तरह की होती है, एक तो प्रकृति निर्मित और एक मानव निर्मित। प्रकृति निर्मित जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे कि पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, ये सब प्रकृति ने बनाया है, इसलिए ये प्रकृति निर्मित है। और जिसे मानव ने बनाया है, जैसे कि रोड, कार, कपड़े, किताब, टेबल, मेज, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण है। आखिर हमारा पर्यावरण इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? तो इसका जवाब ये है, हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई है, दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। पर्यावरण के घटक की बात करें तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। प्राकृतिक में हमने वायुमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल के बारे में पढ़ा है, पिछले 6 के ज्योग्राफी में ही पढ़ लिया है। जैव मंडल में स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों ही आते हैं। मानव निर्मित ऐसे पर्यावरण होते हैं जिसे मानव बनाता है, जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है, पार्क है, पुल, सड़क, कोई ऐसे जो इंडस्ट्री बनती है, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं। स्वयं मानव भी पर्यावरण के घटक है, जैसे कि एक व्यक्ति या परिवार या बहुत सारे लोग मिलकर एक समुदाय बन जाते हैं। धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सभी मानव पर्यावरण के घटक हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। यानी कि पर्यावरण भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, जिसे हमने अभी पढ़ा। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। जीवीय क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप एवं जंतु, और अजीवीय मतलब निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। निर्जीव, सजीव और निर्जीव तो आपको पता होगा क्या होता है। जो बढ़ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वे सजीव होते हैं। और जो नहीं बढ़ सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, खुद से सांस नहीं ले सकते, ये सभी अजीवीय या निर्जीव होते हैं। मतलब हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो पर्यावरण। पर्यावरण दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। और प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय, ये दो तरह की परिस्थितियां सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय परिस्थिति शामिल है, और जो मानव निर्मित है यानी कि मानवीय पर्यावरण है, इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी जो गतिविधियां होती है, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। मैं इसको एक बार और रिपीट करती हूँ। हमारे आसपास की चीज़ें पर्यावरण है। पर्यावरण दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित।
और प्राकृतिक में जीवीय और अजीवीय परिस्थिति होते हैं, और मानव निर्मित में मानव ही एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं और गतिविधि करते हैं, इन सभी रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। उम्मीद है आप यहाँ पे पर्यावरण और मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच का शब्द एनवायरोनेर इनसे हुई है, जिसका मतलब ही होता है पड़ोस। प्राकृतिक वातावरण के बारे में अब हम डिटेल्स में बात करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल के बारे में हमने 6 की ज्योग्राफी में पढ़ा था। इसमें हमें इन सब के बारे में थोड़ी और डिटेल्स में जानना है। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों का बना होता है और ऊपर में बस मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो अंदर से खनिज, चट्टान ये सब हमें मिलते हैं। यह पहाड़, पठार, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। जितने भी खनिज निकलते हैं वो सभी मिट्टी के खुदाई से ही निकलते हैं। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे होंगे, ऊपर वायुमंडल है, बीच में जलमंडल है और नीचे स्थल मंडल है, और इन तीनों का ही कॉमन है जैव मंडल। स्थल मंडल के बाद अब हम जानते हैं जल मंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को ही हम जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणी के लिए आवश्यक है। वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आपने जिस तरह एक चुंबक को देखा होगा कि वो लोहे को अपने तरफ किस तरह खींचता है, इसी तरह पृथ्वी अपनी तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर ही आके गिरता है। ये सभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य से झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों यानी कि जो यूवी रेज आते हैं, इससे भी वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जल वाष्प भी उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ये चीज़ आप याद रखना कि वायुमंडल में कई प्रकार के गैस, धूलकण और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इमेज में देखा होगा कि जैव मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सजीव संसार के लिए इन तीनों ही चीज़ की ज़रूरत होती है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों में से किसी एक के बिना भी जीवन संभव नहीं होता है। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं परितंत्र क्या होता है। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होता है। मतलब ये कि परितंत्र यह होता है जहाँ पे समस्त जीवधारी, मतलब जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ उनके भौतिक और रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब मिलजुल के आपस में रहते हैं। हमारे ही देश की 2 जगह की बात करें, यानी कि राजस्थान का जैसलमेर और
केरल को देखें तो केरल में इतनी बारिश होती है, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और केरल में हरे-भरे नारियल के बागान हैं। हरियाली बहुत ज़्यादा पाई जाती है केरल में, क्योंकि केरल समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छी होती है, नारियल के बागान होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है, पेड़-पौधे भी बारिश कराने में मदद करते हैं। वहीं अगर आप जैसलमेर की बात करें, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे हर तरफ सिर्फ आपको रेत ही रेत दिखेगा। दूर-दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, वहाँ तक रेत दिखेगा। वहाँ पर आपको ऊँट मिलेंगे। वहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। इसके भी कारण है, जैसलमेर में अगर धूप होती है तो इतनी गर्मी होती है कि लोग वहाँ पे पैदल चल ही नहीं सकते। और उसका एक दूसरा कारण ये होता है कि उस मिट्टी में, रेत में बहुत अलग-अलग तरह के कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि साँप, छिपकली। तो अगर आप पैदल चलोगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ पे लोग ऊँट से जाना प्रेफ़र करते हैं। आप अलग-अलग स्थानों पे देखोगे तो जीव-जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन-सहन बहुत ही अलग होते हैं, लेकिन ये सभी एक-दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। एनवायरनमेंट डे की बात करें तो हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु या मानव को देख रहे हैं, ये सभी अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होते हैं और प्रायः यह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। मतलब हम एक साथ रहते हैं और हम एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जिस तरह हम वनों पे आश्रित हैं शुद्ध हवा के लिए, बारिश के लिए, उसी तरह वन भी हम पे आश्रित होते हैं कि हम जब वो छोटे होते हैं तो हम उनके जड़ों में पानी डालें ताकि वो उनका अच्छे से ग्रो हो सके। और यही सब हमारे बीच जो हमारे और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, यही परितंत्र का निर्माण करती है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण के बाद अगर हम मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पहले के जो मानव थे, प्रारंभिक मानव थे, स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन बहुत ही सरल था। आसपास की प्रकृति में जो भी चीज़ें मिलती थी उससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। समय के साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उन्होंने फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन और एक जगह रहना यानी कि अस्थायी जीवन बिताना भी सीख लिया था। पहिए का आविष्कार हो गया था और जब वे एक जगह पर टिक के रहने लगे, फसल उगाने लगे, तो उसके बाद उनको जितनी ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा अन्न उपजाने लगे और इसी कारण से वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ था। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होता है? आप अगर छोटे में आपने देखा होगा तो आपके घरों में अगर आपकी मम्मी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो अपने पड़ोस वाली आंटी से जाके उनको 1 डब्बा ये चावल दे दिया और उससे 1 डब्बा आटा ले लेते थे। तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें धन का उपयोग नहीं होता था, वस्तुओं की अदला-बदली की जाती थी। वस्तुओं की अदला-बदली का व्यापार ही वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। जब हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया था। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में हमें तरबूज खाना अच्छा लगता है और सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाना अच्छा लगता है। इसके पीछे रीज़न है। गर्मियों में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, हमारे शरीर में पानी की ज़रूरत होती है, हमें प्यास लगती है और ऐसा महसूस होता है, इसलिए हम रसीले तरबूजे यानी कि पानी वाले फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। वहीं सर्दियों में हमें ठंड लगती रहती है, तो भुनी हुई मूंगफली खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उनका उपयोग करना सीखना चाहिए।
केरल की तरह मिज़ोरम में भी बहुत हरियाली होती है। वहाँ पे भी बहुत हरा-भरा वन है और बारिश भी अच्छी होती है। उम्मीद है आप एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आपको समझाने में सफल हुई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।